आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ के आओ सब लोग। Yes. चलो, तो कल क्या किया था हमने, बताओ? हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लिया था। घर पे जाके सब लोगों ने पढ़ा इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल Yes, को? sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? जल्दी बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे अपन। Sir, हाँ बोलो। वो ल्यूटियल फेज जो है ना, वो एक बार रिवर्स करवा दो। ल्यूटियल फेज, हाँ. ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि ल्यूटियल फेज में क्या बनेगा, पहले बताओ। कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और वह कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? बोलते जाओ, फिर मेरे को आइडिया लगेगा कितना आपको समझ में आया है। वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, बताओ? एंडोमेट्रियम को तोड़ेगा. एंडोमेट्रियम को तोड़ेगा. तोड़ेगा? कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम को तोड़ेगा? बनाएगा, सॉरी. कॉर्पस ल्यूटियम पहले क्या सिक्रीट क्या करता है, बताओ? Estrogen and progesterone. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, यही पूछ रहा था मैं, ठीक है। अब एस्ट्रोजन जैसे ही, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही बढ़ा, ठीक है, किसका लेवल कम हो जाएगा? LH and FSH. LH एंड FSH का। तो पक्की बात है, LH और FSH का लेवल कम हुआ तो दो काम होगा। FSH कम हुआ तो क्या होगा? फॉलिकल का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, सही बात Yes, sir. है ना? और LH कम हो गया, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है, बोलो। Yes, sir. और अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रह पाएगा तो कौन दोनों हार्मोन कम होने लग जाएगा? Estrogen and progesterone दोनों. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और वह दोनों कम होने लग जाएगा तो क्या हो गया? जैसे ही लो प्रोजेस्टेरॉन होता है, कौन टूट जाता है? एंडोमेट्रियम Endometrium. का लाइनिंग। और फिर से कौन सा फेज शुरू हो जाएगा?
मेंस्ट्रुअल फेज, First, menstrual phase. मेंस्ट्रुअल फेज है ना, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो यही आपको याद रखना है बस। चलो, तो फिर से मैं एक बार ल्यूटियल फेज को फिर से अच्छे से देखो। वैसे तो पूरा अभी रिवाइज होने ही वाला है, क्योंकि जो हार्मोन का समरी में बताऊंगा उसमें पूरा रिवाइज होगा आपका। तो एक बार पूरा टॉपिक आपका रिवीजन हो ही जाएगा, ठीक है? देखो, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Yes, sir. तो कल हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा हमने खत्म किया था, ठीक है? अब इसमें ही आगे देखो होता क्या है, इस ग्राफ पे आते हैं बाद में। पहले हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बता दूं मैं, ठीक है? हार्मोनल कंट्रोल मतलब क्या होता है ये बताओ। हार्मोनल कंट्रोल मींस कि कौन कौन से हार्मोन पूरे साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब देखो कौन कौन से हार्मोन है वो। मेनली जो 4 हार्मोन है आपके कौन कौन से, LH, FSH है ना, एस्ट्रोजन एंड Progesterone. प्रोजेस्टेरोन, यही 4 है। जल्दी बताओ, Yes, sir. है ना? तो इसी 4 हार्मोन के बीच का सारा गेम है, LH, FSH है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो किस में कौन सा लेवल बढ़ेगा, कौन सा कम होगा, ठीक है, वही हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो हार्मोनल कंट्रोल देखो आप, सबसे पहला देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में। कौन सा फेज? मेंस्ट्रुअल फेज, Menstrual ठीक है? phase. कि मेंस्ट्रुअल फेज में कौन सा हार्मोन काम करता है। तो वहां पे आप देखोगे तो सबको पता है कि मेंस्ट्रुअल फेज में जो हार्मोन है, मेंस्ट्रुअल फेज में जो हार्मोन है कौन सा है आपका, जल्दी बताओ, किसका लेवल कम है? FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सबका लेवल क्या है बेटा मेंस्ट्रुअल फेज में? कम सबका है. लेवल क्या है बताओ? कम है. लो है ना, सब लो है। अब बोलोगे कैसे सर? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था लास्ट फेज में, लास्ट फेज कौन सा फेज है? ल्यूटियल फेज, Luteal phase. ठीक है? तो ल्यूटियल फेज में क्या हुआ था याद करो, कि पहले तो कॉर्पस ल्यूटियम बना था, उसने सिक्रीट किया था एस्ट्रोजन एंड Progesterone. प्रोजेस्टेरोन, है ना? अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या किया था, LH और FSH के लेवल को कम कर दिया था, तो LH और FSH तो कम हो गया। चलो सर, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी कम लिखा हुआ है, बिल्कुल। जब कॉर्पस ल्यूटियम LH कम हो गया तो कौन डीजेनरेट हो जाएगा, जल्दी बताओ? Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट हो गया तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल कम हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ? Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, इस फेज में चारों का लेवल क्या हो गया आपका, कम हो गया। क्लियर है? बोलो, Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट इसमें? No, sir. चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हार्मोनल चेंज में आपका, FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लो। अब देखो आपको 3 ही चीज देखना है, हार्मोन में क्या चेंज हो रहा है, ओवरी में क्या चेंज हो रहा है, यूट्रस में क्या चेंज हो रहा है। तो देखो FSH, LH कम है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम है, तो यहाँ क्या लिखा है, कंप्लीट डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जो शुरू हो गया था ल्यूटियल फेज में, लेकिन यहाँ पे आके पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि भाई LH पूरी तरह से लो हो चुका है, तो अब कॉर्पस ल्यूटियम बचा नहीं। दूसरा, डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। यूटेराइन में क्या चेंज आएगा, पक्की बात है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो चुका है तो यूटेराइन ब्लीडिंग होगा, है ना? क्योंकि एंडोमेट्रियम का लाइनिंग फिर से क्या होगा, टूट जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. अब देखो अगला फेज, अगला फेज में क्या क्या हार्मोन का चेंज हो रहा है, FSH का लेवल बढ़ जाता है, LH का आपको बताया था। जैसे ही आपका पिछले फेज में प्रोजेस्टेरॉन लो हुआ, यह किसको सिग्नल भेजता है, Anterior pituitary. एंटीरियर प्यूटिटरी को। एंटीरियर प्यूटिटरी को सिग्नल भेज के क्या बोलता है, LH and FSH को रिलीज करना. LH एंड FSH को रिलीज करो, है ना? तो इसीलिए इस फेज में क्या होगा, FSH का अमाउंट बढ़ गया, LH का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है? अब एंटीरियर प्यूटिटरी को क्या बोला कि भाई LH एंड FSH निकालना शुरू करो। जैसे ही FSH आएगा, किसका ग्रोथ होना शुरू होगा, Follicles. फॉलिकल्स का। फॉलिकल जैसे ही आएगा, किसको सिक्रेट करना शुरू करेगा, Estrogen. एस्ट्रोजन का। तो इसलिए एस्ट्रोजन का भी हाई लिख दिया, है ना? FSH, LH, एस्ट्रोजन हाई, लेकिन अभी भी कौन लो है आपका, Progesterone. प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है? तो देखो हार्मोनल कंट्रोल इसमें हमने देख लिया। लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स गोनाडोट्रोफिन्स, LH and FSH, द ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रेट एस्ट्रोजन,
है ना। ड्यूरिंग दिस फेज, अब एस्ट्रोजन का क्या क्या काम था बता दिया था मैंने। द एस्ट्रोजन लेवल इन ब्लड कंटिन्यूज, एस्ट्रोजन के 4 काम बताए थे। पहला क्या करेगा एस्ट्रोजन बेटा, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स था, जो ग्राफियन फॉलिकल, उसको कहां लेके आएगा, सरफेस पे, सरफेस पहला काम। दूसरा, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को और क्या करेगा ये, और क्या करेगा ये, थिक थिक करेगा। तीसरा, तीसरा क्या करेगा जल्दी बताओ, बोलो, और क्या करता है, एंडोमेट्रियम को 4 काम बताया था आपको मैंने। पहला, एंडोमेट्रियम को लाइनिंग को थिक किया। दूसरा, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल उसको सरफेस पे लेके आया। और क्या किया था, एंटीरियर प्यूटिटरी को यह स्टिमुलेट किया था कि और ज्यादा क्या निकालना शुरू करो, LH LH। ठीक है, तो देखो, ड्यूरिंग दिस फेज द एस्ट्रोजन लेवल इन ब्लड कंटिन्यू टू राइज until it reaches the peak and the Graafian follicle moves to the surface of the ovary. ठीक है, क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, yes क्लियर है। yes sir चलो आगे देखो, तो इसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस फेज द एस्ट्रोजन लेवल इन द ब्लड कंटिन्यू टू राइज until it reaches the peak and the Graafian follicle moves to the surface of the ovary. क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। The elevated estrogen level act by positive feedback mechanism and stimulate the anterior lobe of pituitary to secrete LH. और क्या बोला कि भाई आप LH, मतलब पहला काम यहां देख लिया आपने, दूसरा काम यहां देख लिया एस्ट्रोजन का। जो एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करना शुरू हो किया था, ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्रोइंग फॉलिकल्स, है ना। LH इनिशिएट्स द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो, क्योंकि यह LH को भी बोल रहा है कि और सिक्रीट करो, तो LH का लेवल अचानक से बढ़ गया। जैसे ही 13 या 14 डे आता है ना, LH का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसको बोलते हैं LH सर्ज। और वही LH सर्ज क्या करवाएगा, आपका अगला स्टेज करवाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ovulation जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, ovulation ठीक है, तो देख लिया। अब देखो ओवरी में क्या चेंज आ रहा है, पक्की बात है, एफएसएच रिलीज हुआ है तो फॉलिकुलर ग्रोथ होगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा, भी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स में हेल्प करता है, वही बात सब, ठीक है। इसमें अलग अलग करके लिख दिया कहाँ क्या चेंज हो रहा है। यूट्रस में क्या चेंज होगा, जो एस्ट्रोजन है माइटोटिक डिवीजन करवाता है, और जो यूट्रस पिछले फेज में टूटा था, है ना, उसको क्या करना शुरू करेगा, जल्दी बताओ, रिपेयर करना शुरू करेगा, पहला काम एस्ट्रोजन का। दूसरा, यह क्या करेगा, यह थिकनिंग करवा देगा एंडोमेट्रियम का। तो देखो ना, एस्ट्रोजन के 4 काम पता चल गया हमें। पहला काम, सर ये ग्राफियन फॉलिकल को सरफेस की तरफ मूव करवाता है ना। दूसरा काम, सर यह थिक करता है किसको, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को। तीसरा काम, सर ये क्या करवाता है, जो पिछले में एंडोमेट्रियम टूटा था उसको धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, रिपेयर करना शुरू कर दिया। चौथा काम, यही सर क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि और ज्यादा क्या निकालो, LH निकालो, ताकि अगला फेज हो सके, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ovulation क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। yes sir चलो अब अगला फेज आता है आपका ओव्यूलेटरी फेज। LH सर्ज और LH लेवल वेरी हाई हो जाएगा यहाँ पे। FS और एस्ट्रोजन भी क्या है, अभी हाई है ना, क्योंकि ये सब सिक्रीट हुआ था पिछले आपके फेज में, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया LH, और FSH और एस्ट्रोजन भी हाई है अभी, ठीक है। अब इसमें हार्मोनल चेंज क्या होगा ओव्यूलेटरी फेज में, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज, है ना। हार्मोनल चेंज क्या हो गया, LH बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओवेरियन चेंज क्या होगा, भाई जैसे ही LH बहुत ज्यादा बढ़ा, है ना, ओवरी में जो ग्राफियन फॉलिकल है वह टूटेगा और किसको बाहर निकाल देगा, secondary oocyte है ना। आ रहा है समझ में सबको बेटा, ये बताओ। yes sir अब तीसरा देखो, तीसरा क्या होगा बेटा, यूटेराइन चेंज क्या होगा, इस फेज में यूट्रस में कोई चेंज, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है, जल्दी बताओ, yes sir क्लियर है सबको, यस सर हाँ। तो कितना आसान करके बना दिया, हर फेज का अलग अलग कहानी। आगे देखो, अब आ गया ल्यूटियल फेज। आपने पिछले फेज में देखा LH बहुत ज्यादा था, सर FSH भी हाई था, है ना, सर एस्ट्रोजन भी हाई था, ये सब हाई था कि नहीं, जल्दी बताओ, yes sir बोलो। अब ल्यूटियल फेज आया। ल्यूटियल फेज में क्या होगा बेटा, आप जानते हो कि तुरंत जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल था, देखो क्या नाम है, कर्तवी, है ना, इस फेज का बेटा सबसे पहला सीक्वेंस याद रखो। सीक्वेंस याद रखोगे ना तो कभी मतलब अब बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या याद रखना इस फेज में, कि कॉर्पस ल्यूटियम जो था, जो ग्राफियन फॉलिकल था, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है इस फेज में, कॉर्पस ल्यूटियम में। आई बात समझ, जल्दी बताओ। यस सबसे पहला काम ये याद रखोगे ना तो अपने आप सीक्वेंस बनते जाएगा। अब सर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया
तो यह सर यह एंडोक्राइन है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, यह सिक्रीट करना शुरू किया क्या, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, केवल सीक्वेंस में आ गया, वही लिखा होगा। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, इस फेज में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई, क्योंकि कौन सिक्रीट करने लग गया अब इसको, कॉर्पस ल्यूटियम भी सिक्रीट करने लग गया, है ना। लेकिन कब, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन अकर होगा तभी इस दोनों का लेवल हाई रहेगा, नहीं तो जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाना तो शुरू तो करेगा, लेकिन तुरंत टूट के फिर से नीचे गिर भी जाएगा, है कि नहीं, जल्दी बताओ, यस सर। बोलो। हाँ, चलो देखो, और दूसरा क्या होगा, अगर यह दोनों हाई हो गया, तो आपको कल ही बताया था, यह दोनों हाई होता है तो किसको सिग्नल भेजता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्या बोलता है भाई, LH। एफएसएच और एलएच को क्या कर दो, कम कर दो। तो इसीलिए लिखा हुआ इस फेज में यह दोनों हाई और यह दोनों लो, ठीक है। अब हार्मोनल चेंज तो देख ही लिया, LH causes the cells of ruptured follicle to form corpus luteum, पहला काम यही बताया था कि जैसे ही LH आपका हाई है, वह क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल जो टूटा हुआ था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन inhibit the release of FSH and LH, है ना। So during this phase the levels of estrogen and progesterone will rise while FSH and LH level will drop. अब देखो, जैसे ही LH कम हुआ, या किसको डिजेनरेट कर देगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट कर देगा, है ना। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हुआ, जो इसका लेवल हाई था फिर से दोबारा क्या हो जाएगा, तुरंत लो। और जैसे ही लो हुआ, अगला फेज की शुरुआत हो गई फिर से, कौन सा फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लो होगा तुरंत टूट जाएगा एंडोमेट्रियम। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। ओवरी में क्या चेंज होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच, और जैसे ही एफएसएच एलएच कम हुआ तो नया फॉलिकल भी ल्यूटियल फेज में बनेगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं। ठीक है, यही तो है ल्यूटियल फेज आपका। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। अगर सीक्वेंस लिखना चाहते हो, सीक्वेंस लिखना चाहते हो तो मैं लिखवा देता हूं, देखो ल्यूटियल फेज का, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। सबसे पहले सीक्वेंस लिख लो, एलएच क्या करेगा बेटा, ग्राफियन फॉलिकल को, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ऊपर लिख दे रहा हूं रप्चर्ड, है ना, जिससे ओव्यूलेशन हो चुका है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में, पहला स्टेप यही होगा। अब सेकंड क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स क्या, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो इसका मतलब इन दोनों का लेवल यहाँ पे क्या हो गया, हाई। हाई, ठीक है। तीसरा क्या होगा, जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बना आपका, एस्ट्रोजन मैं ऐसे लिख रहा हूं एंड प्रोजेस्टेरॉन, यह क्या करेगा, इनहिबिट्स LH एंड FSH। सिंथेसिस ऑफ LH एंड FSH। FSH, मतलब इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया यहाँ पे, लो। लो, है ना। चौथा क्या होगा, जैसे ही LH कम हुआ, जैसे ही LH कम हुआ, है ना, पहले FSH का लिख देते हैं, FSH क्योंकि अब क्या हो चुका है बेटा, लो, तो इसके कारण क्या होगा, नो न्यू फॉलिकल्स विल ग्रो। क्लियर है, यस सर। देखो स्टेप बाय ही कर दिया मैंने, तो नो न्यू फॉलिकल्स विल ग्रो, LH भी कम हो चुका है ना, यस सर। LH भी कम हो चुका है, इसके कारण क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेशन डीजनरेशन ऑफ, कॉर्पस ल्यूटियम। लिख लो सब लोग सीक्वेंस, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम टूटा फिर से किसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। डीजनरेशन ऑफ, आप पूरा लिख लेना, कॉर्पस ल्यूटियम लीड्स टू क्या, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और जैसे ही आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हुआ, लो हुआ, एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल ब्रेक डाउन। एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल ब्रेक एंड विल स्टार्ट कौन सा फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। विल स्टार्ट मेंस्ट्रुअल फेज। हो गया बेटा, क्लियर हो गया, जल्दी बताओ आप, हुआ, जल्दी बताओ, यस सर। लिख लो इसको, लिख लो, हेल्प करेगा, सब लोग लिख लो, तो इसको यही पूरा हो रहा है किसमें आपका, ल्यूटियल फेज में। पहले जो LH बना था ओव्यूलेशन फेज में बहुत ज्यादा था, यह पहले
क्या किया, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल था कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज कर दिया। अब कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, किन दोनों का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, ये इनहिबिट कर देता है सिंथेसिस ऑफ एलएच एंड एफएसएच, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। जैसे ही एफएसएच लो हुआ, कोई नया फॉलिकल नहीं बनेगा इस फेज में। जैसे ही एलएच लो हुआ, डीजनरेशन हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम का, और कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन हुआ, ये लिखा हुआ डीजनरेशन, बेटा लिख लेना पूरा। कॉर्पस ल्यूटियम का ये डिक्रीज कर देगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लो हुआ, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग ब्रेक होगा, और फिर से आपका पहला वाला फेज शुरू हो जाएगा, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। रट्टा मारा जाना चाहिए सबको। तो चलो, सबको समझ में आया, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। क्या अली, आकांक्षा, यस सर आया। सबको एकदम मस्त समझ में आया? बोलो। हॉट टॉपिक है, नीट पर्पस से भी और प्लस आपका बोर्ड पर्पस से भी, एकदम छाप देना है जैसे लिखवाया है। कोई नोट्स की जरूरत नहीं है अलग से, आप एग्जाम इसको लिख के आ जाओ कि जितने नंबर का होगा फुल में फुल मिलेगा आपको। चलो, ये सब लोग लिख लिया, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हो गया सबका, ख्याति कर्तव्य सबने लिख लिया? यस सर। एंड्रिया, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, चलो हटा रहा हूं इसको मैं। चलो, तो होप आपको बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया है सब में कि किस में किसका लेवल बढ़ रहा है, किसका कम। क्यों ये लिखना जरूरी था? क्योंकि क्वेश्चन अभी करवाऊंगा प्रैक्टिस आपको इसी लेक्चर में। चलो, अब देखो, ये सब कहानी कब हुआ बेटा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो सारा सीक्वेंस लिख दिया ल्यूटियल फेज का। लेकिन मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो सारा फेज सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, एलएच कम होगा, एफएसएच कम होगा, सब कम होगा। एक चीज नहीं होगा बस, क्योंकि अभी देख रहे थे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था तो एलएच कम हो जा रहा था। एलएच कम होने के कारण क्या हो रहा था बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जा रहा था, जल्दी बताओ? डीजनरेट। लेकिन अब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है कि नहीं हमें, जल्दी बताओ? यस सर। अब एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है बेटा, तो किस हार्मोन के कंसंट्रेशन को बढ़ा के रखना होगा ल्यूटियल फेज में? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को, जिसको कौन सिक्रीट कर रहा है? कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना जरूरी होगा ना, जल्दी बताओ? यस लेकिन सर। हमने देखा कि कॉर्पस ल्यूटियम को तो मेंटेन करता है सर एलएच, वो तो कम हो गया, तो कोई दूसरा हार्मोन तो चाहिए जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करे। तो जैसे ही प्रेगनेंसी होता है ना, तो प्लासेंटा एक हार्मोन खुद से निकालना शुरू करता है, जिसका नाम क्या है बेटा? एससीजी। बताऊंगा, आएंगे इम्प्लांटेशन वगैरह में तो इस हार्मोन के बारे में डिटेल में बताएंगे, है ना? इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, देन कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय द प्रेगनेंसी हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। तब इसको एलएच मेंटेन नहीं करेगा, तब इसको कौन मेंटेन करना शुरू कर देगा बेटा? एससीजी, क्योंकि एलएच तो कम हो चुका है ऑलरेडी। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। द कॉर्पस ल्यूटियम विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन अंटिल द फीटस। ऐसा माना जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम 3 महीने तक वहां पे टिका रहता है। कहां पे? कहां पे? मदर्स के यूट्रस में। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। कॉर्पस ल्यूटियम कितना दिन टिका रहता है बेटा? 3 महीने तक, ठीक है? क्योंकि जब तक वो फीटस खुद से, देखो एंडोमेट्रियम को तो हमें 9 मंथ तक क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। लेकिन शुरू में फीटस अभी खुद से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, तब तक ये काम कौन कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। 3-4 महीने के बाद ना फीटस खुद से प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगता है, तब कॉर्पस ल्यूटियम बोलता है चलो मेरा काम हो गया, अब मैं निकलता हूं। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। द कॉर्पस, यही लिखा हुआ है लाइन, इंपॉर्टेंट है, देखो। द कॉर्पस ल्यूटियम विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस progesterone until the fetus is producing adequate levels to sustain the pregnancy, which usually occurs between 7 and 9 weeks of pregnancy। मतलब 7 वीक की बात करें तो 2 से 3 महीने बाद फीटस खुद से प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगता है, खुद से एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करने लगता है, तो 2 से 3 महीने बाद कॉर्पस ल्यूटियम वहां से निकल जाता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। तो जैसे ही फीटस बनाना शुरू कर दिया प्रोजेस्टेरॉन, तब कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है? बिगिंस टू डिक्रीज इन साइज एट अराउंड 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। When fertilization or implantation do not occur, आप समझ ही गए, तब क्या होगा? Corpus luteum degenerate, thus leading to a sudden decline in estrogen and progesterone levels, leading to the start of another menstrual cycle। क्लियर है बेटा सबको? जल्दी बताओ, यस बोलो। सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं अपन, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में है ना, यूटेराइन चेंजेस, ये सब हमने देख लिया सब लोग, ठीक है? सर फर्टिलाइजेशन, हाँ बोलो। सर वो छोटा सा डाउट है, बोलो। जो मेल जो है
मेल वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, मेल जो है क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। मेल प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा मतलब वो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो मेल सिक्रीट नहीं करेगा ना। देखो फीटस की बात कर रहे हो ना कि फीटस क्या प्रोजेस्टेरॉन हाँ सिक्रीट करेगा ऐसा? हाँ बिल्कुल करेगा बेटा। वह सारा सेक्स डिफरेंशिएशन बाद में जाके होता है। बात समझ में आ रही है? यस हाँ, सेक्स डिफरेंशिएशन बाद में जाके होता है, ठीक है? यस। हाँ, चलो आगे देखो। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है? तो इस क्या है मेंस्ट्रुअल हाइजीन? मतलब जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना होना। देखना आप एनसीईआरटी में बॉक्स में करके दिया हुआ है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, ऐसा बात है आपको सबको पता है। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होम मेड पैड्स। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होम मेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स, स्पेशली कब? जब शुरुआत के 2-3 दिन होते हैं, जब ज्यादा ब्लीडिंग होता है। एज पर द रिक्वायरमेंट, डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली, wrapping it with a used paper. Don't throw the used napkins in the drain pipe of toilets or in the open area. After handling the napkin, wash hand with soap. इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सबको पता है, ठीक है? आजकल तो ऐसे भी हाइजीन के बारे में बहुत बात हो रहा है। ये देखो, एक दो पॉइंट इसमें बता दो, यूट्राइन ये सब बता ही दिया मैंने आपको, है ना? आपको देखो, LH लेवल फॉल ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, देन इफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन अकर्स, व्हिच हार्मोन विल सेपरेट सपोर्ट एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम? बता दिया था मैंने कि ल्यूटियल फेज में LH का लेवल तो गिरेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हो गया तो कौन सा हार्मोन सपोर्ट और मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को? तो क्या नाम होगा उसका, जल्दी बताओ? SCG, HCG। ठीक है? कॉर्पस ल्यूटियम दो और हार्मोन को सिक्रेट करता है जो पार्चुरेशन के टाइम में हेल्प आता है। पूछ लेगा कभी तो बता देना, रिलैक्सिन और इनहिबिन। बस ये नॉलेज के लिए ऐसे था आपका। चलो पॉइंट्स टू रिमेंबर में कुछ क्या आपका, एमेनोरिया, ये क्या आपका? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एब्सेंट हो जाए फीमेल में, उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एमेनोरिया, ठीक है? प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस मतलब क्या होता है? अर्ली, है ना? प्रिकॉशियस का मतलब ही होता है अर्ली। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन अकर्स बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स। 8 साल से पहले ही मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाए, है ना? जनरली मेंस्ट्रुएशन कब होता है बेटा? 10 to 11। हाँ, जब 11 to 12 ईयर्स की हो जाती है गर्ल्स, है ना? मतलब प्यूबर्टी जब अटेन कर लेता है। जब 8 साल से पहले के एज में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाए उसको बोलते हैं अपन प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। क्लियर है? यस। आगे देखो। हाँ, यह क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है बेटा। नीट का क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक फीमेल को हमें डिटेक्ट करना है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो किस हार्मोन को चेक करते हैं हम? HCG। HCG को। उस लेडी का जिसको हमें चेक करना है कि यह लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसका हम यूरिन लेते हैं और उस यूरिन में किस हार्मोन को ढूंढने की ट्राई करते हैं, किसको देखने का कोशिश करते हैं? HCG। इसीलिए HCG को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। मतलब अगर यह यूरिन में डिटेक्ट हो गया, यह यूरिन में दिख गया, कौन सा हार्मोन? HCG, मतलब लेडी क्या है? प्रेग्नेंट है, ठीक है? क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। यस। अब देखो, एक सेफ पीरियड बोला जाता है। सेफ पीरियड क्या है? जहां पे इंटरकोर्स के बाद, देखो एक दो बात याद रखो, क्वाइटस, ये सब एक ही टर्म है। क्वाइटस, इंटरकोर्स, कॉपुलेशन, सेक्स, ये सब एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव टर्म्स है, ठीक है? तो हम बायोलॉजी में ज्यादा इंटरकोर्स, कॉपुलेशन, क्वाइटस यूज करते हैं, ठीक है? तो देखो, द डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर अ वीमेन इज लिस्ट लाइकली टू गेट प्रेग्नेंट, मतलब वो 28 दिन का साइकिल है। 28 दिन के साइकिल में कौन सा वो दिन है जहां पे अगर इंटरकोर्स होता है तो वीमेन मतलब सबसे लिस्ट लाइकली है टू गेट प्रेग्नेंट, है ना? तो ऐसा कौन सा दिन है जब अगर इंटरकोर्स होता भी है तो जो फीमेल है वह प्रेग्नेंट नहीं होगी, बहुत कम चांस है प्रेग्नेंट होने के। उसी पीरियड को हम बोलते हैं सेफ पीरियड। उन सारे दिन को जहां पे क्या होता है बेटा? लिस्ट लाइकली, जो आपका फेनोमेनन है कि फीमेल क्या होगी? प्रेग्नेंट होगी, उसको बोलते हैं अपन सेफ पीरियड। द डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर अ वीमन इज लिस्ट लाइकली टू गेट प्रेग्नेंट इज कॉल्ड एज द सेफ पीरियड, है ना? अब देखो, ये सारा मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया कि कहाँ कहाँ पे कितना चांसेस है प्रेग्नेंट होने का, क्या? इंटरकोर्स के बाद। डे ऑफ साइकिल देखो, डे 1 to 7 मेंस्ट्रुएशन जब होते रहता है ना, जिसमें ब्लीडिंग फेज है।
सबसे कम होता है लिस्ट फर्टाइल एज। क्यों बेटा? लॉजिक की बात है सर, अभी तो एग रिलीज हुआ है, तभी तो आपका मेंस्ट्रुएशन हुआ है ना, जल्दी बताओ। मेंस्ट्रुएशन Yes, क्या sir. है? मेंस्ट्रुएशन क्या है? अनफर्टिलाइज्ड एग, है ना। मेंस्ट्रुएशन क्या है? मेंस्ट्रुअल ब्लड, एंडोमेट्रियम का टिश्यू प्लस जो अनफर्टिलाइज्ड एग था वो सब बाहर बॉडी से निकलता है, उसी को तो मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं। तो मेंस्ट्रुएशन मतलब वो अनफर्टिलाइज्ड एग भी बाहर निकलता है उस ब्लड के साथ। तो अभी अभी तुरंत एग बाहर निकला है, तो अभी तो कोई एग होगा ही नहीं ना फीमेल के, मतलब आपके फैलोपियन ट्यूब में, या ओवरी कोई एग बना ही नहीं रहा होगा उस समय, तो उसमें सबसे कम चांस है कि नहीं फर्टाइल होने के? जल्दी बताओ। Yes, sir. बोलो। हाँ, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें चल रहा होता है ना, सबसे कम चांस होता है उसमें फर्टाइल होने का। अगला 8 to 9 डेज में क्या होता है? पोस्ट मेंस्ट्रुएशन डेज बोलते हैं इसको, जस्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद वाला दिन। पॉसिबल टू कंसीव, चांसेस कम होते हैं लेकिन कंसीव कर सकता है, मतलब प्रेग्नेंट, कंसीव मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है लेडी अगर इंटरकोर्स हो तो। अगला 10 to 14 डेज, सबसे ज्यादा चांस होता है फर्टाइल होने का, क्योंकि आपको पता है किस दिन को आपका होता है ओव्यूलेशन? जल्दी बताओ। 14 डे। 14, मतलब एग कहीं ना कहीं बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, एक कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब में एंटर करने वाला है। तो सबसे, इसको बोलते हैं 10 to 14 डेज अराउंड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के आसपास वाला दिन। इस समय अगर एंटर कोर्स हो तो सबसे ज्यादा चांसेस है प्रेगनेंसी के। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल। 15 to 16 डेज पोस्ट ओव्यूलेशन, आप जानते हो 14वां दिन को क्या होगा? ओव्यूलेशन, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन। यहाँ पे भी पॉसिबल टू कंसीव, यहाँ पे भी हाई चांसेस कि कंसीव हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए। 17 to 18 डेज फिर से लेस फर्टाइल पीरियड है, क्योंकि आप जानते हो ओव्यूलेशन 14वां दिन को हो गया है ना। एक आपके 24 घंटे तक ही सर्वाइव करता है, नहीं तो फिर क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब वो यूट्रस में जाएगा, अनफर्टिलाइज्ड रह जाएगा, वो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है अगर 24 से 36 घंटे के अंदर उसको स्पर्म ना मिले तो। 14 को हो चुका है ओव्यूलेशन, 17 की बात कर रहे हैं, मतलब 15 16 है ना, मतलब लगभग 48 से आपके 72 घंटे मतलब खत्म हो चुके हैं। एक की फर्टिलिटी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है खत्म हो चुकी है, इसीलिए 17 से 18 डेज को भी क्या माना जाता है? लेस फर्टाइल, अनलाइकली टू कंसीव। यहाँ पे अगर इंटरकोर्स हो तो चांस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि नहीं होगी फर्टाइल, प्रेगनेंसी नहीं होगा। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट केस में तो कैसे हो सकता है, बिकॉज फॉर्मेशन ही नहीं हुआ होता ना तब तो। फर्स्ट केस में 1 to हाँ 7, सर। 1 to हाँ 7, सर। 1 to 7 में क्या लिखा हुआ? लिस्ट फर्टाइल स्टेज, हो ही नहीं सकता है। लिस्ट मतलब क्या होता है? सबसे कम। यहाँ पे अगर इंटरकोर्स हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस नील होते हैं, लगभग जीरो। आई बात समझ? यस सर। अभी समझ में आया कि कोई और क्वेश्चन था तुम्हारा? जल्दी बताओ, बोलो। नहीं सर, वही था। यही था ना, तो यहाँ पे तो वही तो लिखा ही तो है, लिस्ट फर्टाइल, मतलब यहाँ पे होने के चांसेस नील है, बहुत कम होते हैं। चलो अब देखते हैं स्ट्रेस साइकिल। स्पेलिंग इसका कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होता है बेटा, ठीक है। अब स्ट्रेस साइकिल में देखो, आप जानते हो प्राइमेट्स में जो मंथली साइकिल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल। और नॉन प्राइमेट्स में जो होता है इसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रेस साइकिल, है ना। तो इसको देख लो बस पॉइंट्स कुछ। द स्ट्रेस साइकिल कंसिस्ट ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नॉन प्राइमेट मैमल, से बात सबको पता है। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन एट द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि जो नॉन प्राइमेट मैमल है ना उसमें ब्लीडिंग वाला जो फेज होता है ना, पहला फेज जो मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, वह फेज नहीं होता है। मतलब क्या हुआ? एंडोमेट्रियम इसका टूटता जरूर है लेकिन वह बॉडी से बाहर नहीं आता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर ही। आई बात समझ? जल्दी बेटा, बेटा जल्दी बोलो बेटा, ये डिफरेंस है। हमारे अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटता है तो बॉडी से बाहर निकलता है ब्लड के थ्रू, लेकिन यहाँ पे एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटेगा लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आएगा, ब्लीडिंग होके बाहर नहीं निकलेगा, वो बॉडी के अंदर ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ एस्ट्रस साइकिल। द एस्ट्रोजन, होता क्यों है एस्ट्रस साइकिल? इसके लिए एक हार्मोन सबसे ज्यादा आपका रिस्पॉन्सिबल है, यही एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। द एस्ट्रोजन लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन अ स्ट्रॉन्ग सेक्स अर्ज इन द फीमेल। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ना, यह जो फीमेल नॉन प्राइमेट फीमेल्स होती हैं उनमें सेक्स का अर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उस पीरियड को अपन बोलते हैं पीरियड ऑफ हिट और हीट पीरियड। मतलब यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर जो होता है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फीमेल का
नॉन प्राइमेट फीमेल का। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? हीट पीरियड। और क्यों बोलते हैं? कब होता है? जब एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो इस पीरियड को बोलेंगे हीट पीरियड। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। द एस्ट्रस साइकिल्स रन्स ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। सेकेंड डिफरेंस आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल से। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो, जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में क्या है? फीमेल थ्रू आउट द ईयर रिसेप्टिव होती है, मतलब वो थ्रू आउट द ईयर जब भी सेक्स होगा वह क्या होगी? आपका प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब फीमेल्स आर रिसेप्टिव थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि जनवरी में है तो फरवरी में नहीं है, फरवरी में है तो मार्च में नहीं है। थ्रू आउट द ईयर कभी भी वो प्रेग्नेंट हो सकती है। जबकि इसमें क्या होता है, जो नॉन प्राइमेट है ना, वो क्या होते हैं? पहले ही बता चुका हूं, क्या होते हैं बेटा? सीजनल Seasonal ब्रीडर्स होते breeders. हैं। ये क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। यह किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही, यह किसी पर्टिकुलर सीजन में ही क्या होगा? इनका एस्ट्रस साइकिल होता है। वो कौन सा सीजन है? ब्रीडिंग सीजन में। बाकी टाइम पे इनका एस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। तो एस्ट्रस साइकिल रन्स ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। जबकि हम लोग में पूरे 12 महीने क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. द एस्ट्रस साइकिल रिमेन्स सस्पेंडेड इन फीमेल ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग सीजन। मान लो इसका ब्रीडिंग सीजन है जुलाई टू अगस्त, तो ये बस इसी महीनों में, जुलाई है ना और अगस्त में ही करेगा एस्ट्रस साइकिल। बाकी जो मंथ है उसमें इसका नहीं होता है साइकिल, मंथली साइकिल। द सस्पेंशन ऑफ एस्ट्रस साइकिल इज कॉल्ड एनेस्ट्रम। प्राइमेट्स में क्या बोलते थे उसको? मेनार्क। और इसमें क्या बोलते हैं बेटा? एनेस्ट्रम। क्लियर है? द सस्पेंशन ऑफ एस्ट्रस साइकिल, जो ये नॉन ब्रीडिंग सीजन में जो सस्पेंड करके रखते हैं अपने साइकिल को, उसको बोलते हैं हम एनेस्ट्रम। ये कंप्लीट टर्मिनेशन नहीं है, और जिस महीना में नॉन ब्रीडिंग जो सीजन है उसमें जब ये सस्पेंडेड करके रखती है अपने साइकिल को, उसको बोलते हैं एनेस्ट्रम। द एनिमल्स दैट हैव ओनली अ सिंगल एस्ट्रस साइकिल, मान लो इसका 2 महीने का ब्रीडिंग सीजन है, इसमें एक इसने क्या किया? एस्ट्रस साइकिल, तो इसको बोलते हैं मोनो एस्ट्रस। अगर इसी 2 महीना में 2 बार कर लिया तो इसको बोलेंगे डाई एस्ट्रस। इसी 2 महीने में 4 बार कर लिया तो इसको बोलेंगे पॉली एस्ट्रस। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। The animals that have only a single estrus cycle during the breeding season are called monoestrus. For example, fox, deer, bat, etc. ठीक है, ये सब मोनोएस्ट्रस है, मतलब ये अपने पूरे ब्रीडिंग सीजन में एक ही बार एस्ट्रस साइकिल करता है। The animals that have recurrence, recurrence मतलब बार बार, है ना? एक ही ब्रीडिंग के सीजन के टाइम में एक बार, 2 बार, 3 बार हो गया इसका, मतलब 2 महीना का ब्रीडिंग सीजन है, 3 महीना का, उसी में 3-4 बार इसका हो गया एस्ट्रस साइकिल, उसको बोलते हैं पॉलीएस्ट्रस। क्लियर है बेटा? माउस, स्क्वायरल, काउ, शीप, पिग, हॉर्स, इन सब में। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब देखो दोनों का डिफरेंस भी कर दिया मैंने। ये प्राइमेट में होता है, सबको पता है। वो किस में होता है बेटा? नॉन प्राइमेट में, Non-primate. है ना? यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है? इज स्लॉग्ड ऑफ। स्लॉग्ड ऑफ मतलब टूट के बॉडी से बाहर निकल जाता है ब्लड के साथ। वहां क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्ब विद इन द बॉडी, बाहर नहीं निकलता है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होता है, ब्लीडिंग वाला फेज। फीमेल इज रिसेप्टिव ऑल द टाइम। यहाँ पे फीमेल रिसेप्टिव बस किस टाइम पे है बेटा? ब्रीडिंग टाइम पे। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। अब हमारा आ गया टर्म क्या? फर्टिलाइजेशन। पहले क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस देखो आप, कुछ क्वेश्चंस है, इसके आंसर आपको करने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन? जल्दी देखो, आंसर करो। सबको दिख रहा है? आंसर करो जल्दी। Option D. सब लोग सोच समझ के आंसर करे। Option D, sir. ऑप्शन बी। D. D. D for D, dog. D, sir, Okay. D. डी। ओके ओके, चलो ठीक है। बहुत लोगों ने डी बोला। हाँ, क्या है भाई? Which one of the following statements is incorrect about menstruation? At menopause in the female there is especially abrupt increase in gonadotrophin hormone. बिल्कुल सही बात है। जब menopause होता है ना तो LH और FSH का concentration बहुत बढ़ जाता है फीमेल में। The beginning of the cycle of menstruation is called menarche. सही है। During normal menstruation about 40 ml of blood, ये भी सही है। The menstrual can easily clot. एक clot नहीं होता है, कल ही बताया था, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? Fibrinolytic enzyme होते हैं। फाइब्रिनोलाइसिन, जो इसको क्लॉट नहीं होने देता है। क्लियर है बेटा? चलो Yes, sir. सेकंड, सब पूछा हुआ है, नीट का क्वेश्चन है सारे। इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली इन दिस साइकिल? अगर मैमल को option. देखो, मैमल का ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसमें से कौन सा जो इवेंट है जो अनलाइकली है, जो नहीं होगा? जल्दी बताओ।
Sir, A option, estrogen secretion further decreases. अच्छा ए बोला आपने, चलो ठीक है। और कोई जल्दी बताओ। इफ अ मैमेलियन ओवम, जल्दी सोचो सब लोग। भाई सब लोग एक ही दो लोग क्लास में थोड़ी है, बहुत लोग हो, सोचो दिमाग लगाओ। क्या होगा कर्तव्य? सर डी। डी, प्राइमरी फॉलिकल से स्टार्ट डेवलपिंग, ऐसा? नहीं नहीं नहीं। भाई क्वेश्चन का मीनिंग समझो सबसे पहले सब लोग। पूछ रहा है इफ मैमलियन ओवम, तुम लोग यही दिमाग तो नहीं लगाते हो, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया, कॉन्सेप्ट दिमाग से हिल जाता है तुम लोग के, है ना? यही बोलता हूँ कि पढ़ना काफी नहीं है, जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना जरूरी होता है नीट के लिए। जबकि आपने जो पढ़ा वहीं से होगा। हाँ, किसी ने बी आंसर किया, रिद्धि ने बी बताया। चलो, बोल रहा है एक मैमलियन का ओवम क्या, चलो बताओ तो क्या होगा? आकांक्षा, आंसर क्या होगा बेटा? अरे जो लगता है कोई बात नहीं, गलत हो सही हो सोच के आंसर करो बस। यूसुफ, नुपुर, सर सी। सी। सी में क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट। ओके, क्वेश्चन समझ रहे हो पहले तुम लोग? यहाँ पे स्टम्प पे फोकस करो, एक शब्द का खेल है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो? अनलाइकली। अनलाइकली। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी। ओके, किसने बोला ये? ख्याति। बिल्कुल सही है बेटा। अरे अनलाइकली पूछ रहा है कि अगर मैमल का ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये ओवम है, एग है, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कौन सा इसमें से अनलाइकली है, होने के चांसेस सबसे कम है? अरे एक चीज बताओ, एस्ट्रोजन सेक्रेशन फर्दर डीजेनरेट्स, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, नहीं होने के कारण क्या होगा जल्दी बताओ? एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा कि नहीं होगा? ये तो होगा ना भाई। यस सर। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस, ये भी तो कम होगा ना। फर्टिलाइज नहीं हुआ मतलब क्या हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया? कॉर्पस एल्बिकेंस में। मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सबका लेवल क्या हो गया जल्दी कम बताओ? हो गया। कम। तो एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाएगा तुरंत, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, ये कैसे होगा भाई? ओवम अगर फेल हो गया तो ये थोड़ी तुरंत शुरू हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, है ना? अभी क्या होगा आपका? अभी तो बहुत सारे फेज आने बाकी है। पहले सब डिसजेनरेट होगा, मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, तब ना फॉलिकुलर फेज आएगा। जल्दी बताओ। यस सर। नहीं, आई बात समझ बेटा? क्या होगा आंसर? यस यह सर। तुरंत होने के चांसेस नहीं है प्राइमरी फॉलिकल। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर करो यार, क्वेश्चन में एक शब्द का हेरफेर होता है। अगला क्वेश्चन, इन द ह्यूमन फीमेल menstruation can be deferred by the administration of, किसको आप, चलो क्वेश्चन खुद से समझो तब बताऊंगा मैं। इन द ह्यूमन फीमेल menstruation can be deferred by the administration of, चलो सोचो सोचो जल्दी। Sir, D option. डी ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन ओनली। ओके, और कोई सोचो। No sir, third का D option बोला. अच्छा, थर्ड का डी ऑप्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन Yes. ऑफ FSH एंड LH। ओके ठीक है। Sir, third का D option, C नहीं D. डी, या वाला? Yes. हाँ. चलो ठीक है, डी, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोला इसने। और लोग बताओ किसने आंसर किया है? Sir, संतोषी. संतोषी, ठीक है। और कोई? सर डी आएगा। डी आएगा, ठीक है। किसने बोला? कर्तव्य। कर्तव्य, बिल्कुल बेटा डी है यार। देखो, मेंस्ट्रुएशन कैन बी डेफर्ड, यहाँ पे फिर यही अंग्रेजी में मात खाते हैं बच्चे।
डिफर्ड मतलब होता है क्या, पोस्टपोन करना, है ना। आप कौन से ऐसा हार्मोन डाल के क्या कर सकते हो, मेंस्ट्रुएशन को पोस्टपोन कर सकते हो। तो देखो तो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जब तक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा क्या, जल्दी बताओ, मेंस्ट्रुअल फेज sir. आएगा क्या, आएगा नहीं ना। तो इसके लेवल को आप बढ़ा दो तो पक्की बात है क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन डिलेड हो जाएगा, होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बेटा, Yes. तब सोचो सोचो सर ट्रिकी। हाँ बोलो। सर फोर्थ का सी ऑप्शन है। फोर्थ का सी, चलो अभी थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे, फोर्थ पे आते हैं अभी। मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स, क्या होगा आंसर इसका, सी ऑप्शन। ये तो बहुत आसान है, सी। Yes, आप sir. जानते हो एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन सब होता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोजन इज मेनली सिक्रीटेड बाय, क्या पूछा है, मेनली एस्ट्रोजन इज मेनली सिक्रीटेड बाय, कौन है भाई, कॉर्पस ल्यूटियम, थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जर्माइल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, पिट्यूटरी, कौन, थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। बेटा बिल्कुल, जो मेन आपका सिक्रीट करता है ग्रोइंग फॉलिकल्स, इसको सिक्रीट करता है, कौन सिक्रीट करता है, ग्रोइंग फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन का मेन सोर्स, बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनाना जरूर है, लेकिन मेन सोर्स कौन है एस्ट्रोजन का पूरे साइकिल में, ग्रोइंग फॉलिकल्स, उसी का लिख दिया है थीका इंटरना ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स। चलो, नंबर ऑफ एग्स रिलीज्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ अ वीमेन इज अप्रोक्सीमेटली 400. 400। तब सीधा सीधा क्वेश्चन करोगे, जहां थोड़ा दिमाग लगाना वहां पे हिलोगे तो ऐसे नहीं होगा। कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप्स फ्रॉम, कहां से डेवलप होता है, जल्दी बताओ, Graphian follicle. ग्राफियन फॉलिकल। प्रोसेस बाय व्हिच ग्राफियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड इन द Menstrual. ओवरीज नोन एज, क्या बोलेंगे, प्रोसेस बाय व्हिच ग्राफियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड इन द ओवरीज नोन एज, क्या प्रोसेस को बोलते हैं, अरे देख के बता सकते हैं अपन, फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, Folliculogenesis. अब यार सिंपल सा, फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एट, कब शुरू होता है, Puberty. प्यूबर्टी पे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज जनरली ऑफ कितने दिन का, 28 days. 28 days। अगला टॉपिक क्या है बेटा हमारा, फर्टिलाइजेशन, Fertilization. ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन, ये भी एक मेन टॉपिक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, मतलब इसके बाद जो भी टॉपिक है सब इंपॉर्टेंट ही है। चलो देखते हैं फर्टिलाइजेशन। हमारे पास टाइम अभी है कितना, अभी 25 से 30 मिनट है हमारे पास, ठीक है। तो चलो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका बेसिक तो देख ही लेते हैं, 20 मिनट टाइम हमारे पास। चलो देखो, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, सबसे पहले आज तक फर्टिलाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करते थे बेटा, फ्यूजन ऑफ क्या, 2 gametes. एग एंड स्पर्म, यही बोलते हैं ना, जल्दी बोलो, Yes, sir. है ना। आज सीखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस सीखेंगे, थोड़ा और कॉन्सेप्ट में अंदर जाएंगे अपन, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। द रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम पेनिस इनटू वजाइना इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इंसेमिनेशन बोलते हैं ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये इंट्रोडक्शन है। A human sperm can live for many weeks in the male genital duct। आपने देखा था एपिडिडाइमिस भी इसको लगभग क्या महीना भर तक इसको क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है ना। तो वही बोल रहा है कि मेल जेनाइटल डक्ट में जब तक है ना स्पर्म, तब तक तो बहुत दिन तक है, कितने वीक तक आपका सरवाइव कर सकता है। लेकिन जैसे ही मेल के बॉडी से बाहर आया, वंस इजैकुलेटेड मतलब जैसे ही बाहर आया, इट लिव्स ओनली फॉर 48 to 72 आवर्स आउटसाइड द बॉडी। मतलब जब तक मेल के बॉडी के अंदर है तब तक तो बहुत सारे वीक तक, 2 4 5 वीक तक आराम से सरवाइव कर लेता है। लेकिन एक बार ये बॉडी से बाहर आ गया मेल के, तब इसका सर्वाइवल पीरियड कितना है बेटा, 48 से मतलब 2 से 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है, चलिए बताओ, बोलो। Yes, sir. मतलब एक बार इजैकुलेशन हो गया तो 24 से 48 या 72 घंटे के अंदर इसको कौन मिल जाना चाहिए, ओवम, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वंस द स्पर्म्स आर रिलीज्ड, अब देखो जैसे ही आपका स्पर्म रिलीज होता है ना, तो उसमें एक उसको हाइपर एक्टिव बनाना होता है। पहले बात समझो, क्या करना होता है बेटा, हाइपर एक्टिव। क्योंकि देखो आप
ध्यान दो अब क्या बातें हो रही है। स्पर्म आया आपका कहाँ पे, जल्दी बताओ। ये मान लो ऐसे आपका, ऐसे है, यह वाला पोर्शन वजाइना है, यह मान लेते हैं सर्विक्स, ये सब यूट्रस ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या था, फैलोपियन ट्यूब, मान लो यहाँ पे पहुंचना है इसको, यहाँ पे एग है। स्पर्म वजाइना में यहाँ पे आपका क्या हुआ, स्पर्म आके यहाँ पे आपका डिपॉजिट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। अब देखो आप, इस स्पर्म को बहुत डिफिकल्ट जर्नी तय करना है अभी, है ना। इस वजाइना से को क्रॉस करना है, सर्विक्स को क्रॉस करना है, पूरा यूट्रस को क्रॉस करके तब कहाँ पहुंचना है इसको, जल्दी बताओ। fallopian tube. है ना, बहुत लंबा जर्नी है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी है ना। तो इसको जगाना होगा स्पर्म को। स्पर्म अभी तक सोया हुआ है, इसका मूवमेंट कैसा है, अनड्यूलेटिंग। अनड्यूलेटिंग मींस बहुत स्लो मूवमेंट है अभी इसका, तो इस स्पीड से पहुंच नहीं पाएगा, है ना। तो स्पर्म को जगाना होगा पहले, इसको हाइपर एक्टिव करना होगा पहले, इसको पूरी तरह से मैच्योर करना होगा पहले, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ। Capacitation. मतलब ये हो गया फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कैपेसिटेशन। स्पर्म को हाइपर एक्टिव बनाना ताकि इसका स्लो स्पीड से ये कौन सा स्पीड गेन कर ले, विप्लस मूवमेंट बोलते हैं, मतलब फास्ट हो जाए इसका स्पीड, ताकि आराम से इस जर्नी को पूरा कर सके। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। तो देखो वहीं लिखा हुआ है कि जैसे ही स्पर्म आपका रिलीज हुआ और वह फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाके डिपॉजिट हुआ, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कैपेसिटेशन। once the sperms are released, capacitation of a sperm occurs in the female genital tract which involves the following, है ना। कैपेसिटेशन में क्या क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। जो एक्रोजोम था ना, एक्रोजोम, वहां पे आप देखोगे जो आपका स्पर्म का हेड रीजन था ना, वहां पे पूरे मेम्ब्रेन पे ना कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन ये सब डिपॉजिट होता है। तो कैपेसिटेशन में सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट ओवर एक्रोजोम। जो एक्रोजोम किसको बोलते हैं, याद है ना, जो न्यूक्लियस का Yes, हेड था sir. उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था, उसको क्या बोलते थे अपन, Acrosome. एक्रोजोम। तो सबसे पहला कैपेसिटेशन में क्या करते हैं, उस एक्रोजोम के मेम्ब्रेन के ऊपर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, उसको पहले हम क्या करते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या हो गया, एक्रोजोम का मेम्ब्रेन थोड़ा सा क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब सर क्यों कर रहे हैं कमजोर उसको, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा एंजाइम है, जब तक उसका मेम्ब्रेन कमजोर नहीं होगा तब तक एंजाइम बाहर कैसे निकलेगा, है ना। इस एक्रोजोम में बहुत सारा एंजाइम है, अब जब तक इस मेम्ब्रेन को आप कमजोर नहीं करोगे एंजाइम बाहर निकल पाएगा क्या, जल्दी बताओ। No, sir. नहीं निकल पाएगा। तो कैपेसिटेशन में सबसे पहला काम क्या किया हमने, जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था एक्रोजोम के मेम्ब्रेन पे उसको पहले रिमूव कर दिया। अगला, डीस्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द स्पर्म मेम्ब्रेन, उसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी, उसको भी डीस्टेबलाइज कर दिया। जैसे ही डीस्टेबलाइज किया ना, यह जगने लग गया स्पर्म, मतलब एक्टिव होने लग गया अभी, ठीक है। अगला, डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर, उस जो मेम्ब्रेन है आपका हेड रीजन में, उसमें कुछ डीकैपेसिटेशन फैक्टर होते हैं। ये कौन से फैक्टर है भाई, देखो तो हमारा टॉपिक चल रहा है कैपेसिटेशन, और यहाँ पे क्या है, डीकैपेसिटेशन फैक्टर। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि स्पर्म यहाँ पे पहुंचने से पहले ही क्या हो जाए, एक्टिव होने लग जाए। तो अर्ली एक्टिवेशन से बचाता है कौन, ये सारे फैक्टर लिखा भी हुआ है। डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स इज कंपोज्ड ऑफ sperm surface associated proteins which modulate the fertilizing ability. DF मतलब decapacitation factor prevent the premature onset of capacitation। मतलब कैपेसिटेशन कब करना है बेटा, जब स्पर्म आपका रिलीज हो जाए, कहाँ पे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, वजाइना में। कभी कभी वो पहले भी मान लो कि शुरू कर दिया कैपेसिटेशन मेल के ही बॉडी में, तो उसी से रोकता है कौन है फैक्टर है, डीकैपेसिटेशन फैक्टर। मतलब यह अर्ली या प्री मच्योर, अभी स्पर्म मच्योर ने उससे पहले ये कैपेसिटेशन शुरू कर दिया, इससे बचाता है ये फैक्टर। लेकिन अब तो स्पर्म आपका फीमेल के ट्रैक्ट में आ चुका है, अब उसको कैपेसिटेशन करना है, करवाना है, तो इन सारे फैक्टर को हटाना होगा कि नहीं हटाना होगा, जल्दी बताओ। डीकैपेसिटेशन फैक्टर को बोलो, Yes, sir. है ना। तो सिंपल सी बात है सर, कैपेसिटेशन मतलब कि उसके मेम्ब्रेन पे जो कोलेस्ट्रॉल था, ग्लाइकोप्रोटीन था, डीकैपेसिटेशन फैक्टर था, सबको हटा दिया हमने, ठीक है। अगला एक और काम होता है इसमें, है ना। अगला काम क्या होता है, एंट्री और इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द स्पर्म, है ना। इनफ्लक्स किसका होगा, तो चार चीज हो गया डीकैपेसिटेशन में। रिमूवल ऑफ, क्या क्या हो गया जल्दी बताओ, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल,
डीस्टेबलाइजेशन ऑफ क्या, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। तीसरा काम डाइल्यूशन या रिमूवल ऑफ क्या, कौन सा फैक्टर, डीकैपेसिटेशन फैक्टर। और चौथा क्या हो गया, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, है ना। कैल्शियम आयन तुरंत अंदर अंदर जाने लगता है जैसे ही हम ये सब डीस्टेबलाइज करते हैं। जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा ना, ये स्पर्म पूरी तरह से एक्टिव हो गया, है ना, एनर्जी मिल गया इसको, एक्टिव हो गया। और यह कौन सा मूवमेंट शुरू कर देता है, जल्दी बताओ, विप्लस मूवमेंट। पूछता है कि आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म का मूवमेंट कैसा हो जाता है, तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ, विप्लस मूवमेंट, मतलब बहुत तेजी से भागने लगता है। इससे पहले कैपेसिटेशन से पहले इसका कैसा था, अंडुलेटिंग मूवमेंट था, मतलब स्लो। अब विप्लस हो गया मतलब फास्ट, वही लिखा हुआ है, दैट इज स्पर्म मूवमेंट चेंजेस फ्रॉम अंडुलेटिंग टू विप्लस, मतलब स्लो टू फास्ट। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। तो बहुत आसान है सर। डीकैपेसिटेशन क्या हुआ सर, कैपेसिटेशन क्या हुआ, चार चीज, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर एंड एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस। जैसे ही आपका ये सब होगा, तुरंत जैसे ही कैल्शियम अंदर जाता है ना स्पर्म के, उसका मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड विप्लस मूवमेंट। तो फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप यही होगा। स्टेप्स करके देखेंगे अपन, बता दिया मैंने आपको कैपेसिटेशन पहले ही। अब जैसे ही ये आपका एक्टिव हो गया ना, ये क्या करेगा, स्पर्म दे स्विम थ्रू द वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड फाइनली रीच एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यहीं पहुंचना है ना इसको, जल्दी बताओ। यस सर। कहां पहुंच गया है अब, फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि इसने विप्लस मूवमेंट गेन कर लिया, फास्ट मूवमेंट हुआ, सबको चीरते फाड़ते पहुंच गया कहां तक, एम्प्यूला तक। ठीक है, द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी। अब स्पर्म तो पहुंचा, लेकिन जो ओवम उधर से था वो भी रिलीज हो चुका है। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूला वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है, ओवम इज रिलीज इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज। सबको याद रखना है, जो किस फेज में अरेस्टेड है बेटा, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। मेटाफेज 2। ठीक है, ड्यू टू, अबे ओवम वहां तक कैसे पहुंचता है पहले ही बता दिया था, ड्यू टू सिलियरी करंट प्रोड्यूस्ड बाय फिम्ब्रिय पोर्शन ऑफ ओविडक्ट। याद है ना, ओविडक्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, इन Yes, फंडिबुलम रीजन में दैट इज कॉल्ड फिम्ब्रिय, उसमें सिलिया प्रेजेंट था। उसी सिलिया के एक्शन के कारण क्या होता है, ओवम ऊपर की तरफ खींचा आता है, और वहां पे एक ओपनिंग भी था, उस ओपनिंग को क्या बोलते थे, ऑस्टियम। ऑस्टियम। उसी ओपनिंग के होते हुए वह फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करता है और पहुंच जाता है एम्प्यूला तक। यही लिखा हुआ है कि कैसे ओवम एम्प्यूला तक पहुंचता है। ओवम इज रिलीज इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज ड्यू टू सिलियरी करंट produced by fimbriae portion of the oviduct. Ovum is drawn in through the ostium. ठीक है, ovum reaches ampulla by the ciliary action of ciliated columnar epithelium lining of oviduct. आवाज आ रही है सबको, बोलो। यस सर। तो चलो ये बात समझ में आई, सीधा हमने ये पढ़ा कि स्पर्म रिलीज हुआ, कैपेसिटेशन हुआ, वह चीरते फाड़ते पहुंच गया एम्प्यूला तक। इधर से एक भी जो आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, वो सिलियरी एक्शन फिम्ब्रिए का, और प्लस दूसरे पार्ट में भी सिलिया प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब में, वो सब मिलकर उसको पहुंचा दिया कहां पे, एम्प्यूला तक। अब वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या फर्टिलाइजेशन इतना आसान है कि तुरंत गया और दोनों फ्यूज हो गया, नहीं। ये बहुत मल्टी स्टेप प्रोसेस है बेटा, जो हम आज तक पढ़ते हैं कि एक पहुंच गया, वो पहुंच गया तो अब दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे पहले बहुत सारा काम करना पड़ेगा दोनों को, तब जाके आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच, अब हम फर्टिलाइजेशन को आज तक क्या पढ़ते आते हैं बेटा, स्पर्म और ओवम सर फ्यूज हो गया, इसी को तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन अब थोड़ा, अब 12th में आ गए हो आप, नीट देने वाले हो, तो थोड़ा सा डीप में जाते हैं। फर्टिलाइजेशन बहुत सारे प्रोसेस को मिला के बोलते हैं अपन। ठीक है, क्या क्या देखो, द प्रोसेस इन विच, देखो तो मेल गैमिट ए है, फीमेल गैमिट ए है, दोनों फ्यूज कर गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया। मेल गैमिट फीमेल गैमिट को फ्यूज करना चाहिए, इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, बीच में न्यूक्लियस, है ना, जल्दी बताओ। न्यूक्लियस को भी फ्यूज करना चाहिए, इसके साइटोप्लाज्म को भी फ्यूज करना चाहिए, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसको भी फ्यूज करना चाहिए। यही चार चीज हो सकता है ना। ये देखो, ये है न्यूक्लियस है मेल गैमिट, ये है न्यूक्लियस है फीमेल गैमिट, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। तो बस केवल ये गैमिट फ्यूज कर जाओ ऊपर ऊपर, इसका मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। मेम्ब्रेन फ्यूज होना चाहिए, साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होना चाहिए, न्यूक्लियस फ्यूज होना चाहिए। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो फ्यूज होना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो गया। आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। तो लिखा हुआ देखो, द प्रोसेस इन विच यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स एंड फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई, जब आपका वो कंडेंस हो गया था ना न्यूक्लियस, पढ़ा था ना, स्पर्म में कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस हुआ था, याद है।
स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे, Yes. बोलो। तो जब कंडेंस हो जाता है ना न्यूक्लियस, तो उसी को हम प्रो न्यूक्लियाई बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? प्रो न्यूक्लियाई। तो याद रखना, द प्रोसेस इन विच यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस, thus diploid zygote is formed, is called fertilization. fertilization में कौन कौन से स्टेप आएंगे? fertilization has following processes. पहला, the union of male and female gamete is called syngamy. ये सारे प्रोसेस को जोड़ दोगे ना, तब हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज किया उसको हमने सिनगैमी बोला। जब उसका प्लाज्मा साइटोप्लाज्म मिल जाएगा दोनों गैमेट का, तो उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म को मिलने को आप पढ़ चुके हो पहले भी, प्लाज्मोगैमी। पढ़ा है कि नहीं? Yes, बोलो। sir. फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। फिर उसका दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को Karyogamy. कैरियोगैमी, है ना। और जब दोनों का क्रोमोजोम भी न्यूक्लियस के अंदर वो भी मिल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीमिक्सिस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या होता है? दोनों गैमेट का क्रोमोजोम ही तो आपस में मिलता है, ताकि अगला जनरेशन में दोनों का कैरेक्टर मिक्स जाता है। तब सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, एम्फीमिक्सिस, चारों को मिला दो, तब हम क्या बोलते हैं बेटा? तब क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। Fertilization. क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब जब ये कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बाय द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। इतनी बात सबको समझ में आई कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा? सिनगैमी, फिर उसका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोगैमी, न्यूक्लियस, कैरियोगैमी, और क्रोमोसोम्स दोनों न्यूक्लियस का, दैट इज एम्फीमिक्सिस। ये सबको मिलाते हैं, तब इसको हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है? हाँ, बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आप सीधा लिख सकते हो क्या? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज क्या? फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए सीधा क्या लिखोगे? द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. चलो, तो ये फर्टिलाइजेशन का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हमें देखना है वेरियस स्टेप्स। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो सबसे पहला स्टेप है क्या बेटा? जल्दी बताओ। कैपेसिटेशन। अभी बताया कि जैसे ही स्पर्म रिलीज हुआ, जो सबसे पहला काम करेगा वो क्या करेगा? कैपेसिटेशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को हम पूरा एक्टिव बनाते हैं। पहले से स्लो मूवमेंट कर रहा था वो, लेकिन अब उसको हाइपर एक्टिव बनाएंगे ताकि आराम से वो पहुंच सके एम्प्यूला तक। वंस द स्पर्म्स आर रिलीज, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स occurs in the फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। यह पूछा हुआ है बहुत बार क्वेश्चन। साइट ऑफ कैपेसिटेशन क्या बोलोगे? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जब स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में चला जाता है ना, तब कैपेसिटेशन शुरू होता है। जब तक मेल के बॉडी में है, कैपेसिटेशन नहीं होता है। और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में भी मेनली कहां होता है बेटा? मेनली कहां होता है कैपेसिटेशन? यूट्रस में। ठीक है? चलो, उसके बाद क्या है? कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है? टाइम है हमारे पास, क्योंकि इसको बताने में टाइम लगेगा। चलो, टाइम नहीं है हमारे पास, इसको हम ये करेंगे। ठीक है? अगले दिन समझेंगे। बस आज जो भी पढ़ा, आपके पास 5 मिनट टाइम है। जिसको जो डाउट है मेंस्ट्रुएशन में या इसमें जो इंट्रोडक्शन में या कोई भी पूरे मतलब इसमें चैप्टर में, आप पूछो जल्दी से। 5 मिनट टाइम है, सब लोग जाएगा नहीं, आप पूछो कोई डाउट है तो जल्दी। और सिलेबस सबको पता है कहां तक आ रहा है? Yes, sir. कहां तक आ रहा है? Menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल तक आपका आएगा। ठीक है? तो हार्मोन पे एकदम तगड़ा पकड़ करके आना, क्योंकि हार्मोन से क्वेश्चन होंगे। 10 तो क्वेश्चन होगा कम से कम हार्मोन से। तो अगर जिसका हार्मोन वाला पोर्शन सही होगा, आंसर कर पाओगे आप। और दिमाग लगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग से करना होता है। पढ़ा लिखा सब कुछ है, लेकिन आपको करना क्या होगा कि खुद से एनालाइज करना होगा कि हाँ ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ऐसे 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 करके, है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा वहां पे दिमाग खर्च करना होगा। चलो, किसी को डाउट है तो पूछो। सबा आपको समझ में आ रहा है? सबा शेख, वैंसी, Yes, sir. वैंसी, अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. चलो ठीक है। खुशी बॉन्डे, खुशी समझ में आ रहा सब कुछ? Yes, sir. मार्गी, समझ में आ रहा सब कुछ बेटा? नित्या गोस्वामी,
पलक, यस सर। देवराज, देवराज ने मैसेज कर दिया, ठीक है। ध्रुव देसाई, समझ में आ रहा सब कुछ? ध्रुव, कशक, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, चलो रिवीजन करो, अभी 1-2 मिनट टाइम है, और जो भी है पूछो आप। कल अपन फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद ये चैप्टर भी अब अगले 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद बस वही आपका इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सब बच गया आपका, है ना, प्लासेंटेशन एंड लैक्टेशन, तो खत्म हो जाएगा 3 लेक्चर मेरे को लगता है कल के बाद। ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो सब लोग? करते भी? एंड्रिया, Yes, sir. तो सब लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करो, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है वो काम तो करो जरूर, है ना। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सुन लो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आपका पेपर तो हो ही रहा प्रॉपर, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर का सॉल्व करते रहो, किसी को लैग मत करो कि बाद में जाके पढ़ लेंगे। 12th बोर्ड भी देना है तुम लोगों को, है ना। इन लोगों की तरह नहीं है लग तुम्हारा कि तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, आपका होगा, और मुझे लगता है प्रॉपर टाइम पे ही होगा, क्योंकि तब तक वैक्सीनेशन भी बहुत लोगों को हो गया होगा। तो हो सकता है कि ऐसा कंडीशन अगले साल ना आए, इसी साल जो होना होगा फिर से होगा। तो इसलिए आप तैयार रहो, और शुरू से ही सब लोग थोड़ा 12th वाला पढ़ाई शुरू कर दो, ताकि बाद में जाके आपको दिक्कत ना हो। अभी से करते जाओगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा चीजें, ठीक है। तो सब लोग रिवीजन करते रहो अभी से, और ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव जो नहीं कर रहे हो, अगर आपका पेस स्लो हो गया है तो आप उसको फिर से रिज्यूम करो सब लोग। ख्याति, खुशी शाह, पढ़ाई लिखाई हो रही है बेटा? Yes, sir. हाँ, तो अच्छे से थोड़ा सारा करो। और होमवर्क तो आपका पता है कि आपको जो भी पढ़ाई हो गया उसको रिवीजन करके आना है सबको। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, आपको पता है कि 5-7 मिनट में टाइम खराब करके पूछना शुरू कर दूंगा। तो जो पढ़ा दूं, नोट्स आपको भेज दिया, सबको मिल गया नोट्स? यस सर। नोट्स सबको मिल गया है ना? जिसको नहीं मिला है मैसेज कर देना। नोट्स वैसे सबको मिल गया होगा। आप उसमें से पूरा जहां तक आने वाला है आपको संडे को पेपर में, उतना नोट्स मिल चुका है आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, तो आप उतना करके आओ सब लोग। चलो लेक्चर एंड कर रहे हैं, कल शुरू करते हैं अपन फर्टिलाइजेशन।